नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 66 बीपीएससी मेंस के कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको बता देना चाहते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीओ के लिए शानदार और जानदार कोर्सेज, जिसके लिए हम प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करवा रहे हैं। उसके खास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसके एवेल्युएशन, उसके टेस्ट सीरीज़, पीटी की टेस्ट सीरीज़, मेंस की टेस्ट सीरीज़ चलवा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य वीडियो। आज के इस वीडियो में प्रमुखतः हमने 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए हैं। मॉडर्न इंडिया से लिया है स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से लिया है आसियान और म्यांमार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया है अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह से जो शहरीकरण है और उसमें प्रौद्योगिकी किस हिस्से से जो है अपना रोल निभा सकती है, और जो मॉडर्न चैलेंजेस है उसको हम आगे जाकर अचीव कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से लिया है हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में या स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी आंदोलन की भूमिका पर चर्चा करनी है और उसके प्रभावों पर भी। तो एक बैकग्राउंड दे देंगे कि भैया जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा की जाती है और घोषणा के बाद बंगाल का विभाजन किया जाता है, तो उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी हो या अन्य दल हो, एक बंगाल में मीटिंग होती है कलकत्ता टाउन हॉल में 1905 में, और वहाँ पर जो है बॉयकॉट, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया जाता है और वहीं से स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो विदेशी सामान है उसका बॉयकॉट किया जाता है। खासकर कि कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल का नमक इत्यादि। इनिशियली जो शुरुआती तौर पे ये बंगाल से शुरू होता है, बाकी चलकर आगे आगे धीरे धीरे अन्य क्षेत्र पर पहुंचता है, लेकिन मुख्यतः इसका केंद्र जो है वो बंगाल वाला रीजन ही रहता है। और जब हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो उस समय का बंगाल यानी कि आज का जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये चारों सेक्टर ही बंगाल होते थे। इसके कुछ प्रमुख लीडर के नाम से हम देख लेते हैं। तो पुणे में जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, चेन्नई में चिदम्बरम पिल्ले, जो कि मुसलमानों का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था इन कंपैरिजन टू जो खिलाफत मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो परमिशन हुआ, सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों की जो भागीदारी बढ़ चढ़ के हुई वो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुई, उसकी तुलना में कम थे, लेकिन कुछ जगहों पर थे, जैसे कि दिल्ली में सैयद हैदर रजा। 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में जो है वो स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया जाता है और 1906 में दादा भाई नौरोजी जिस आंदोलन का प्रमुखता करते हैं और इसे और उग्र बनाने के लिए इन पर दबाव बनाया जाता है, और तब वो स्वराज, जो कांग्रेस पहली बार स्वराज जो है अपना मुख्य उद्देश्य घोषित करती है, और ये पहले व्यक्ति होते हैं दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव वो स्वराज की तरह रखते हैं। लेकिन और जो वहाँ के जो गर्म दल, आप जिसके जानते हैं कि कांग्रेस में 2 तरह के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, गर्म दल और नरम दल। तो जो गर्म दल के लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट, जैसे तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इस तरह के लोग चाहते थे कि इस आंदोलन को और बढ़ाया जाए और प्रेशर बनाया जाए और पूरे इंडिया में पैन इंडिया आंदोलन किया जाए। और इसी बात पर आगे चलकर 1907 में बंगाल में जो सूरत में, जो गुजरात के सूरत ज़िले में एक स्प्लिट भी हो जाती है, दोनों के बीच में जो मतभेद होने के कारण पार्टी में बंटवारा हो जाता है। लेकिन उससे पूर्व इस मूवमेंट में वंदे मातरम को इसका थीम सॉन्ग, तो आज के हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा कि वंदे मातरम पर लेकर काफ़ी विवादास्पद रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन उस समय वंदे मातरम जो है इसका थीम सॉन्ग हो गया था। जाति से हटकर, धर्म से हटकर, पंथ से हटकर किसी ने इस मूवमेंट के थीम सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया था। लोगों ने बंगाल का विभाजन वंदे मातरम गाना गाकर, गंगा में स्नान कर कर और एक दूसरे को राखी बांधकर
इस मूवमेंट को शुरू किया था। बेसिकली जो अंग्रेज़ थे उनका ये मतलब था कि बंगाल को विभाजित, क्योंकि बंगाल उस वक्त अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था। वहाँ पर सारे जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो उसका गढ़ बन चुका था, और वो चाहते थे कि बंगालियों को बंगाल में अल्पसंख्यक बना दें। एक तो पहले धर्म के आधार पर, ताकि जो बांग्लादेश वाला जो पार्ट है वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो वहाँ जो हिंदू बंगाली हैं वो माइनॉरिटी हो जाए, और ये जो हिंदू वाले जो क्षेत्र में है उसमें बंगालियों को माइनॉरिटी कर दे, ताकि बाकी जो हिंदी भाषी बंगाली हैं और उड़िया भाषी हैं उनमें अलग करके जो खासकर जो बांग्ला भाषी लोग हैं वो हिंदू वाले रीजन में भी माइनॉरिटी हो जाए और मुसलमानों वाले रीजन में भी माइनॉरिटी हो जाए, और जो बंगाल के लोग, जो बंगाली कल्चर जिसने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था आज़ादी के लिए, वो कहीं ना कहीं बट कर रह जाए, ये इनकी एक मंशा थी। तो इस तरह से इसका आंदोलन का विरोध होता है। अब इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? तो प्रभाव ये पड़ते हैं कि एक नया ब्रांड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो चरमपंथी नेताओं का एक नया ब्रांड उदय होता है, जिसमें लाला लाजपत राय हों, बाल गंगाधर तिलक हों, इस तरह के लोग जो है वो आगे चलकर मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है इस तरह के मूवमेंट से। क्योंकि जो मॉडरेट लीडर हैं, नरम दल के लोग, उनका जो मेथड था पीस, प्रेयर और प्रोटेस्ट, PPP मॉडल, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा था, और अंग्रेज़ जो है उसका फ़ायदा उठा रहे थे, और इसी वजह से मॉडरेट्स की जो लोकप्रियता कम हुई और एक्सट्रीमिस्ट जो नरम दल की जो है वो लोकप्रियता कम हो जाती है और गर्म दल की लोकप्रियता बढ़ जाती है, और आगे चलकर ही कांग्रेस की विभाजन का कारण बनता है, जो 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और बाद में आगे चलकर 1916 में लखनऊ के सेशन में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में फिर से दोनों दलों का विलय हो जाता है। तो इससे और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो राष्ट्रवाद का उदय होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर जो भारतीयों का उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा होता है, जो विक्टोरियन आर्ट एंड क्राफ्ट जो भारत के ऊपर छाया रहता है उसका जवाब हम देते हैं। हमारे अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस जिस तरह की जो विक्टोरियन पेंटिंग होती है, यूरोपियन पेंटिंग का जवाब देते हैं, और भारत माता की जो प्रसिद्ध प्रतिमा है, प्रसिद्ध पेंटिंग है, उसका निर्माण करते हैं। लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर, साइंस में जगदीश चंद्र बोस। तो इस तरह से भारतीयों में एक जो है वो स्वाभिमान की भावना जागती है, लड़ने की भावना जागती है, और उसी भावना के तहत हम हर फील्ड में आगे आगे अपना अचीवमेंट करते हैं। बंगाल में शांति निकेतन हो, जो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया था उसका और प्रचार प्रसार बढ़ाव होता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के में। फिर अंत चलकर जब कुछ जो युवा पीढ़ी होती है वो उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ जाती है, एक्सट्रीमिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन का भी बीज इसी मूवमेंट से बोया जाता है। और क्योंकि अंग्रेज़ इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को दबाना चाहते हैं और कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते थे, तो उनके शह पर सैयद अहमद ख़ान हो या नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका हो, उनके शह पर 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल तरीके, खास करके जो ब्राह्मणिक तरीके, सनातनी तरीके इस तरह के आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में उपयोग में लाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो हम एक कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद को जन्म मिलता है और मुस्लिम लीग पावर में, रोल में आ जाती है। और इसी तरह से एक कम्युनलिज्म भी धीरे धीरे बढ़ता है, खासकर कि जो वंदे मातरम हो या गंगा स्नान हो और शुद्धि मूवमेंट, इस तरह की जो मूवमेंट होते हैं जो खासकर हिंदू तौर तरीक़ों पर ज़्यादा प्रेरित होते हैं। और इवन अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भी हम अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ पीछे जाते हैं, और जब जिस ही पीछे बढ़ते हैं तो अंग्रेज़ों के बाद जो दूसरा प्रमुख दुश्मन हमें दिखता है वो जो है वो इस्लामिक आक्रांताओं को बनाया जाता है, और इसी वजह से जो है हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी देखने मिलता है, जो आगे चलकर टू नेशन थ्योरी को भी जन्म देता है। तो ये उसके प्रभाव थे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि हाउ आसियान कैन प्ले अ मेजर रोल इन द म्यांमार क्राइसिस। हाल ही में जो म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है, ठीक है, मिलिट्री सत्ता ने जो तख्ता पलट कर दिया और वहाँ की जो स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की सरकार को बदलकर आर्मी जनता का यह अर्थ है कि वहाँ की जो टॉप की आर्मी मिलिट्री लीडरशिप होती है उसे जनता कहा जाता है। उस जनता ने सरकार अपना काबिज कर लिया है। लेकिन क्योंकि म्यांमार आसियान का एक प्रमुख सदस्य है, आसियान का अर्थ है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, जो साउथ ईस्ट नेशंस के जो 10 देशों का समूह है उसे हम आसियान कहते हैं। और क्योंकि म्यांमार उसका पार्ट है, तो कैसे म्यांमार इस संकट को हल कर सकता है उस पर हमें डिस्कस देने और अपने विचार रखने। तो रिसेंटली बैकग्राउंड दे देंगे कि भाई हाल ही में म्यांमार सेना ने जो है वो चुनाव में उनकी आंग सान सू की भारी मात्रा से विजय होती है, और उस विजय को वो बताते हैं कि ये इसमें आपने धांधली की है, और उसके आरोप में आंग सान सू की जो स्टेट काउंसिलर है उसकी सरकार को तख्ता पलट करके खुद सत्ता में आ जाते हैं।
और पूरे के पूरे देश में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी जाती है। अलग अलग जगह प्रोटेस्ट होते हैं, जो प्रदर्शनकारी होते हैं उस पर काफ़ी अत्याचार किया जाता है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस तरह से भारत में जो लोग भारतीय सीमा के तट पर खास करके जो मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, वहाँ से म्यांमार से लोग शरणार्थी भारी मात्रा में भारत में आ रहे हैं, जो कि भारत के लिए भी एक चिंता का सबब बन रहा है। आसियान जो कि 10 देशों का समूह है, उसका जो मुख्य क्षेत्र है, जो शांति, स्थिरता, आर्थिक विकास, ये उसका इसलिए जो प्रतिबद्धता यानी कि उसका बेसिक एम्स और ऑब्जेक्टिव में पीस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है इंडो चाइना रीजन का। और जब हम यहाँ इंडो चाइना कहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंडो चाइना का मतलब भारत और चीन नहीं, ये साउथ ईस्ट एशियन के देश हैं जो भारत और चीन के बीच के देश हैं, उसको इंडो चाइना कहते हैं। और भारत चीन संबंध को अंग्रेजी में कहा जाता है सीनो इंडिया रिलेशन। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया। पहले जो क्षेत्र एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था, अब उसे जाना जाता है इंडो पैसिफिक, ड्यू टू द चेंज ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया की डोमिनेंस बढ़ती है हिंद महासागर में, इसलिए उस क्षेत्र को एशिया पैसिफिक के बजाय अब उसे इंडो पैसिफिक कहा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों के नाम का काफ़ी महत्व है। टर्मिनोलॉजी, एक एक शब्द का महत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इस पर आपको अवश्य ही ध्यान देना है। मेन ऑब्जेक्टिव जो आसियान का क्या है कि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसी तरह से क्योंकि म्यांमार भी उसका 21 सदस्य है, तो वो एक विजन, एक कम्युनिटी और एक आइडेंटिटी के तहत म्यांमार की संख्या में जो म्यांमार का संकट है उसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे सकते हैं। और इसीलिए आसियान की भूमिका बढ़ जाती है। बाहर किसी और देश का इन्वॉल्वमेंट शायद आसियान मंजूर ना करे, लेकिन आसियान के देशों का इन्वॉल्वमेंट म्यांमार को कोई उससे समस्या नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो पहले भी आसियान के मेंबर रह चुकी है। और उनकी मिलिट्री लीडरशिप ने ये बातचीत करने का संदेश भी दिया है। इसलिए आसियान के दोस्त, क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी से है, एक ही नेशन है, एक ही कल्चर है, तो आपस में शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर इस विवाद को सुलझा सकते हैं, बजाय इसके कि कोई विदेशी शक्ति उसमें हस्तक्षेप करे और चीज़ों को और जटिल बना दे। एनी अदर पावर इंडल्जिंग दिस विल बी सीन एज इंट्रूडर। एंड आसियान के जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, जैसे कि आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ACC, आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी APS, आसियान रीजनल फोरम ARF, इन तरह की फोरम से बात कर आसियान जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वो एक ही तरह के लोग हैं, एक ही कल्चर है, एक ही विचारधारा है, एक ही जियोपॉलिटिक्स के लोग हैं। वो आपस में चीज़ों को सुलझा सकते हैं और उनकी बात भी सुनी जाएगी, क्योंकि वो लोगों की नब्ज़ को समझते हैं। बाहर किसी देश में इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप ये करेगा कि आसियान और म्यांमार और तथा उस देश के बीच में जो है करवाहटें पैदा कर देगा। और इसीलिए भारत जैसे देश, खास करके भारत को इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि म्यांमार जो है वो हमारा अच्छा दोस्त नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और अगर चीन के तरफ कहीं म्यांमार कर जाए तो एक तो नेपाल से ऐसे ही संबंध ठीक चल रहे हैं, अगर म्यांमार भी चीन की तरफ चला गया तो हमारे लिए जो बॉर्डर प्रॉब्लम है, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट में जो देश है, नॉर्थ ईस्ट हमारे राज्य हैं, वहाँ पर जो इंसर्जेंसी होती है, अल्फ़ा, उल्फ़ा, NDDB, बोडो, ठीक है, NSCN, खापलांग, आइजक मुआ, इस तरह के जो उग्रवादी संगठन हैं जो भारत में घटनाओं को अंजाम देकर फिर नागालैंड और म्यांमार भाग जाते हैं, उनको पकड़ने में म्यांमार हमारी काफ़ी सहायता करता है। अगर इस तरह से म्यांमार के साथ संबंध हमारे ख़त्म हो गया, ख़राब हो गए, तो बाद में हमको खास करके नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में शांति बहाल करने में दिक्कत आ सकती है। तो इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है और इंडिया ने कहा है कि भैया जो भी सोल्यूशन होगा वो आसियान द्वारा लीडरशिप में ही होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। जो आसियान और म्यांमार आपस में बीच कर शांति और सुरक्षा की तरफ आगे बढ़े, संप्रभुता की तरफ आगे बढ़े, लोकतंत्र को बहाल करें, म्यांमार की जनता अपने ही लोगों का अत्याचार ना करे और डेमोक्रेसी को बहाल करे, ये जो है भारत तथा अन्य देशों की भी यही राय है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन। सो रैपिड अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत तेज़ी से होने वाले शहरीकरण में टेक्नोलॉजी किस तरह से मददगार हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और एक बड़ी जनसंख्या जो है वो यूथ है, और यूथ जो है वो गांव से आकर शहरों में बस रहे हैं। तो जो शहरीकरण है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और उस पर शहरों पर दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। तो उन शहरों पर दबाव को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी किस तरह से सार्थक हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होने की वजह से जो शहरों में अलग अलग बीमारियाँ होंगी, डेंगू, हैजा, क्लोरा, पैग, ठीक है, इवन कोरोना, कोविड-19, इस तरह के डिजीज़ भी कहीं ना कहीं जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन द सिटी एंड द पोल्यूशन क्या ही एक स्वरूप है। और इन्हीं को कम करने के लिए किस तरह से जो शहरों पर अत्यधिक भार
बोझ पड़ रहा है उसको कम करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी किस तरह से आर्थिक रूप निभा सकती है, उसे हमें देखना है। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जो 1990 के बाद हमने अपनी इकॉनमी को खोल दिया, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के बाद जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लगाए, ठीक है, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और वैश्वीकरण को, जिससे ये हुआ कि भारत में इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुआ और शहरों का डेवलपमेंट हुआ, खास करके इंडस्ट्रियल बेल्ट। और लेकिन ये कुछ ही जगहों पर, किन्हीं गिनी चुने जगहों पर हो चुका। तो इससे हुआ ये कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, रोजगार के चलते वो क्या हुए कि उन्होंने पलायन शुरू कर दिया और बड़े बड़े शहरों में आकर बसने लगे, जिससे हुआ ये कि उस शहरों की जो अपनी लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, पॉपुलेशन होल्डिंग कैपेसिटी, वो कहीं ना कहीं घटने लगी और इससे समस्याएं शुरू हो गई। लार्ज स्केल माइग्रेशन लेड टू द ओवरलोडिंग एंड द एग्जिस्टिंग, यानी कि नए मौजूदा बुनियादी ढांचे पर काफ़ी अधिभार पड़ गया। नए परिधीय उपशहरी क्षेत्रों पर मरीन बस्तियों, जो रूरल सेटलमेंट्स हैं, आपने देखा होगा शहरों के इर्द गिर्द, बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द अलग अलग छोटे छोटे कस्बों, जिसमें भारी जनसंख्या में जो है वो मजदूर वर्ग रहते थे, जो माइग्रेट करके अपने गृह राज्य से आते थे, उन्होंने बसना शुरू कर दिया और जिन्होंने आगे चलकर जहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, उसको जन्म दिया, जो कि आगे चलकर एक हेल्थ हज़ार्ड बन सकता है और इस तरह की चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसको देखने के लिए कुछ अलग अलग अर्बन प्लानिंग, जैसे कि शहरी नियोजन प्रोग्राम चल रहे हैं भारत सरकार द्वारा, जिसमें एक अटल और अमृत मिशन है, जिसमें अमृत मिशन का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर अर्बन रीजुविनेशन, यानी कि फिर से रीजुविनेशन करने के जो प्लान है वो अमृत, उसके ऊपर स्मार्ट सिटी वाला प्रोजेक्ट। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है सरकार चला रही है, लेकिन किस तरह से उनमें हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और ज़्यादा कर सकते हैं ताकि वो कंप्लीट डेवलपमेंट और कंप्लीट नियोजन हो सके। तो पहले देखेंगे कि जो अर्बन सिटी है उसमें समस्याएं क्या हैं और किन समस्याओं को फिर सॉल्व करना है। तो समस्या है, जनसंख्या अधिक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण, जल आपूर्ति की समस्या है, सीवेज की समस्या है, अर्बन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल क्लासेस, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग आते हैं, लिटरेसी वहाँ कम है, इकोनॉमिक डिमांड ज़्यादा है, क्राइसिस ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, सोशल क्लासेस, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है, बेरोजगारी है, सामाजिक संघर्ष, कानून व्यवस्था, इन सब की वजह से क्या होता है, कानून व्यवस्था में प्रॉब्लम है। तो ये सारी जो इनकी प्रमुख समस्याएं हैं, खास करके जो अर्बन, इवन अर्बन की मेन एरिया भी नहीं, लेकिन शहरों के इर्द गिर्द बनने वाले छोटे छोटे कस्बों और छोटे छोटे टाउन और बस्तियों में, जहाँ पर बाहर से माइग्रेट करके एक तो लोग पहले से आ रहे हैं और दूसरे पहले भी वहाँ पे सेकंड क्लास टायर 2 कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, जो शहरों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनके बीच में क्लैश होता है, उनके बीच में कंपटीशन है, उनके बीच में सेटलमेंट का कोई ध्यान नहीं देती सरकार, ना प्रॉपर सेटलमेंट है, ना प्रॉपर सीवेज है, ना प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ है, ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जिसके कारण बीमारियों का खतरा होता है, जिसके कारण और भी अधिक समस्याएं हो रही हैं। तो उसका समाधान क्या है, जनसंख्या यानी ओवर पॉपुलेशन का समाधान क्या है। तो सबसे पहले आउटसोर्सिंग, कुछ ऐसे कार्य जो आउटसोर्स किए जा सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी से किए जा सकते हैं, जहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के जो काम जो शहरी क्षेत्र में मजदूर कर रहे हैं उसको आउटसोर्स किया जा सकता है। इवन जो सेमी प्रोफेशनल यानी कि टायर 2 कैटेगरी के जो लोग हैं, जो वाइट कॉलर जॉब भी है, जो घर पर रहकर ही, जैसे वर्क फ्रॉम होम वाली सिस्टम जो भी डेवलप हुई है, जिस तरह की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आउटसोर्सिंग का काम है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। स्पेशली आर्ट एंड कल्चर में हो गया, टीचिंग में हो गया, प्रोफेशन में हो गया, सर्विस सेक्टर में हो गया, इस तरह की जो प्रोफेशनल स्किलिंग में आउटसोर्सिंग को किया जा सकता है, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। खास करके जो सेलिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी सेलिंग, परचेजिंग, मार्केटिंग कैन बी डन बाय आउटसोर्सिंग। तो वहाँ की जनसंख्या में लोग को एक्चुअली फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण हो सकता है, खास करके छोटे छोटे शहरों में या उन शहरों में जहाँ पर जनसंख्या जो एक बड़ी समस्या बनी हुई है, लोग अपने क्षेत्रों में रहकर ही उन बड़े शहरों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो है प्रदूषण की, तो प्रदूषण में क्या होगा, वेस्ट कलेक्शन की टेक्नोलॉजी को आपको अच्छा बनाना है। सेग्रीगेशन एट सोर्स वाले जो कॉन्स्टिपेशन है, वाले जो नियम है, दैट इज़ ब्लू एंड ग्रीन बॉक्सेस, सूखा कचरा, गीला कचरा, अलग अलग कचरों को सेग्रीगेट करके उनको फिर अलग से रिसाइकल करना, उससे वेस्ट, ज़ीरो वेस्ट जो मैकेनिज़्म है जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चल रहा है, उस वेस्ट से नेस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर जोर देना होगा। टेक्निकल सेग्रीगेशन पर काम करना होगा। पहले तो वेस्ट जनरेशन ही कम से कम हो, उस पर ध्यान देना होगा, और जितना भी वेस्ट जनरेशन हो उसको रिसाइकल कर दिया जा सके, उसके लिए रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप करने की ज़रूरत है। सेग्रीगेशन सोर्स,
अर्बन वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर्स, और जिस तरह के जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, जो जैविक वेस्ट है, जो जैविक कचरा है, उसको कहीं ना कहीं रीयूज़ करके खाद्यों में या खाद्यान्नों में बनाकर फिर से उसे खाद्य के रूप में खेतों में या शहरी के अलग अलग क्षेत्रों में यूज़ किया जा सकता है, जो वेस्ट से प्रोडक्ट बन सकता है। सॉल्यूशन, ई व्हीकल्स में क्या क्या सोल्यूशन है, तो ई व्हीकल में क्या कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन का जो सोल्यूशन है, पॉल्यूशन में क्या है कि एक तो वाटर पॉल्यूशन हमने देख लिया, लैंड पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है तो ट्रैफिक ज़्यादा है तो एयर पॉल्यूशन है, तो जाहिर सी बात है जब आउटसोर्सिंग वाला जो काम होगा, जो जनसंख्या को हम कम कर देंगे तो पॉल्यूशन कम होगी। उसके अलावा हम ये यूज़ करते हैं कि ई व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी पर चलने वाले वाहन, तो खास करके यूरोप, पोलैंड, आयरलैंड, इन जगहों में काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। भारत में भी उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। बैटरी चलने वाली बसें, बैटरी पर चलने वाली कारें, इवन मॉपेड्स, इसका यूज़ करके जो एयर पोल्यूशन है उसमें काफ़ी हद तक गिरावट की जा सकती है। यूज़ ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, अगर ज़मीन की जो प्रति एकड़ होल्डिंग की समस्या जो शहरों में हो रही है खास करके, तो वहाँ पर एक वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक बिल्डिंग बनाई जाती है वर्टिकल लैंड, और उसके अलग अलग फ्लोर पे फार्मिंग की जाती है, तो बजाय उसके कि जो एक एरिया बढ़े, ये हॉरिजॉन्टल ना बढ़ के वर्टिकल फार्मिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े शहरों में, पोलैंड में, रशिया में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। थोड़ा सा इसमें रिसर्च और प्लानिंग अच्छे से करनी होती है, बट आगे चलकर ये फ्यूचर यही होने वाला है, जब लैंड होल्डिंग कैपेसिटी लोगों के पास कम हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल फार्मिंग के बजाय वर्टिकल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट वाटर मीटरिंग, जो वाटर वेस्टेज है जिसको इजराइल जैसे देशों में होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करके जो सर्विस प्रोवाइडर, जो गवर्नमेंट की जो सर्विस प्रोवाइडिंग्स है, होम सर्विस, जो सरकारी सुविधाएं जैसे आधार कार्ड बनाना, राशन कार्ड बनाना, ड्राइविंग लाइंस बनाना, हेल्थ कार्ड बनाना, इस तरह की सुविधाएं जो है वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो फिजिकल जो अपीयरेंस है, फिजिकल मूवमेंट हो या ट्रैफिक मूवमेंट हो, इस तरह की चीज़ें कम हो सकती हैं। प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैशलेस सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न डे। जो भारत की जो लोकतंत्र है उसका एक सबसे प्रमुख विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बताइए, यानी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान बताइए जो इसको इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र बनी रहे। प्रश्न जो है जब स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहता है तो इसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले हमें इसी हाईलाइट, यानी प्रश्न यहाँ शुरू होता है कि सेफगार्ड, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी को सेफगार्ड सुनिश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो पहले इसका हम बैकग्राउंड देंगे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, और फिर बताएंगे कि संविधान में इसके लिए क्या क्या डायरेक्ट प्रावधान है और इनडायरेक्ट दोनों प्रावधान है। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के 3 विशेष अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जुडिशरी जो है यानी कि न्यायपालिका जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है, खास करके अब आपने देखा हो कोविड-19 के समय में जिस तरह से हाई कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, तमिलनाडु हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से सरकार की कान खींचकर उनसे काम करवा रहा है, यह अति उल्लेखनीय है। किसी किसी क्षेत्र में सरकारें उसे कह भी सकती हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, जुडिशियल इंटरफेरेंस हो गया, लेकिन जब सरकारें फेल हो जाती हैं तो लोगों का आखिरी उम्मीद जो न्याय और अपने अधिकार पाने के लिए वो किस पर होता है, वो केवल और केवल जुडिशरी लोक पर ही होता है, जो न्यायपालिका पर ही होता है। हम न्यायाधीशों पर ही विश्वास करते हैं जब सरकारी मशीनरी फेल हो जाती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा, किस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट हो, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट हो, तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट हो, किस तरह से सरकार के कामों पर वो ज़बरदस्ती एफिडेविट मांग रहा है, हर कामों पर काम करवा रहा है, हर तरह से निर्देशन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है और सरकारों को अकाउंटेबल ठहरा रहा है। और उसी की वजह से कुछ काम आप देखेंगे कि वो देखने मिल रहे हैं। कहीं कहीं पर उसे जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं, लेकिन जब विशेष परिस्थितियां हो और जब सरकारें अपने दायित्व से पीछे हटती दिखाई दे रही हों, तब न्यायपालिका अपने रोल में आती है। और उन्होंने कहा भी है, सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट भी है कि वी कैन नॉट बी मेयर स्पेक्टेटर्स, हम मूक दर्शक बन के सब कुछ देखते नहीं रहेंगे। हमको जब लगेगा कि सरकारी व्यवस्था फेल हो रही है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर लीवापोती कर रहे हैं, तो हम प्ले में आएंगे और हम आपसे काम करवाएंगे, और जो काम करवाए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स, नागरिकों के अधिकार का प्रमुख रक्षक कौन है? न्यायपालिका ही है। संविधान हमें अधिकार देता जरूर है, लेकिन उसकी रक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका ही उसे इंश्योर कराता है। अगर हमें वो अधिकार नहीं मिले तो हम आर्टिकल 32 के तहत वहाँ जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ले सकते हैं।
जुडिशरी इन मैनी मैटर्स जो है वो बाकी दो अंगों से सुप्रीम इसलिए है क्योंकि बाकी दोनों अंगों को जुडिशरी के लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम करना होता है, डिसीजन मानना होता है, उनकी न्यायपालिका को सम्मान देना होता है, उनके न्याय को उनको जजमेंट्स के हिसाब से काम करना होता है। जुडिशरी कैन ऑर्डर द अदर टू बॉडीज टू वर्क अकॉर्डिंगली एंड वर्क इन अ सब्सटेंशियल मैनर। अब देखते हैं कि संविधान में जो है किस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इंश्योर्ड है। तो उसके अलग अलग प्रावधान है। पहले जो जजों की नियुक्ति है उसको हमने सेफगार्ड किया है, क्योंकि न्यायपालिका में न्याय देने का जो प्रक्रिया है सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, न्यायाधीश। अगर उनकी अपॉइंटमेंट ही किसी पर लंबित हो या वो किसी पर आश्रित हो अपने अपॉइंटमेंट के लिए, या उनकी जॉब की सिक्योरिटी ना हो, या उसके टेन्योर का फिक्सेशन ना हो, या फिर उसकी पोस्ट जॉब सिक्योरिटी ना हो, या उनकी सैलरी की सिक्योरिटी नहीं हो, तो वो आराम से या निष्पक्ष होकर अपना न्याय नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए इन सब को सिक्योर करना, इन सब की पारदर्शिता लाना आवश्यक है। और इस तरह से संविधान ने इसको समझते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बहुत बखूबी समझा है और इसलिए इस पर अलग अलग राय दी हैं। तो पहला है अनुच्छेद 126, और जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करता है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से होगी और उसमें कोई मीन मेक मोल भाव हेन तेन नहीं हो सकता। जो लिखा गया प्रक्रिया उसी तरह से होगी और एक प्रक्रिया को निश्चित करने के कारण इसमें किसी भी तरह की कोई बद इंतजामी नहीं हो सकती है, जहाँ पर अपॉइंटमेंट में एक सिक्योरिटी रहेगी। दूसरा, जो 4 जज एक्ट है 1, 2, 3, 4, किस तरह से जजेस को अपॉइंटमेंट करना है, सुप्रीम कोर्ट को जज का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, किस तरह से जो कोलिजियम सिस्टम काम करता है उसमें कैसे सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। ठीक है, तो वो जो कोलिजियम सिस्टम है वो भी इनके अपॉइंटमेंट को एक तरह से इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट बनाता है। फिर 65 वर्ष तक आयु के लिए क्या है, उसका फिक्स टेन्योर है, जब तक कि 65 वर्ष की आयु ना हो जाए वो जज रहेंगे। रिमूवल, हटाने की प्रक्रिया भी क्या है कि भैया जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत आर्टिकल 124, 105, ठीक है, दोनों सदनों से जब प्रक्रिया तो आपको पता ही है, एक सदन से 2/3 बहुमत, फिर दूसरे सदन में इंक्वायरी कमेटी बैठती है, फिर जाकर उसे निकाला जाता है, लंबी प्रक्रिया है। और इसी वजह से इसमें भी कोई आन तेन या मीन मेक नहीं निकाली जा सकती। ये आर्बिट्री नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रांसपेरेंट एज वेल एज सिक्योर। ओनली टू बी रिमूव्ड द प्रेसिडेंट आफ्टर पासिंग फ्रॉम द 2/3 मेजॉरिटी। नेक्स्ट इज किस किन मुद्दों पर उसे निकाला जा सकता है, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जहाँ पर जज को निकाल, वो भी फिक्स है कि ऐसा नहीं कि सरकार का मन हुआ या इवन पार्लियामेंट में भी किसी पार्टी की सत्ता की बहुमत हुई तो अपने मर्जी से उसने बहुमत हासिल कर लिया, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से किसी ऐसे जज को निकाल बाहर फेंका जो उसके खिलाफ जजमेंट दे रहे हैं। तो वह ग्राउंड्स, वो क्राइटेरिया भी डिसाइड किया गया है कि ओनली ऑन द मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पर ही उसे उन पर कार्रवाई की जा सकती है, अन्य किसी भी विषय पर उन पर कार्रवाई करके उन्हें निकाला नहीं जा सकता है। दूसरा, न्यायाधीशों की और जज की डिग्निटी मेंटेन की गई है बाय आर्टिकल 129, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोई कोर्ट या न्यायाधीशों के कंटेंट को बाहर डिस्कस नहीं कर सकता, और ऐसा करेगा उसकी बातों को मानने के लिए पब्लिकली डिनाई नहीं कर सकता, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब न्यायाधीशों के न्यायों की पारदर्शिता, मानदंडता, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी तो उनकी इंडिपेंडेंस भी मेंटेन रहती है। पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, अगर जुडिशरी को ऐसा लगे, न्यायपालिका को ऐसा लगे कि लेजिस्लेटिव जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या कुछ ऐसे नियम प्रावधान बनाने की ज़रूरत है जो लेजिस्लेचर अपने हिसाब से नहीं बना पाती है, तो आर्टिकल 142 के तहत उसको ये शक्ति दी गई है कि कुछ पार्टें, कुछ प्रत्यायोजित विधान जो है वो अपने हिसाब से बना सकती है। और हाल ही में इसका एग्जांपल जो आप देखेंगे अयोध्या जजमेंट में हुआ कि उन्होंने जो अयोध्या राम जन्मभूमि लॉसूट जो है वो राम लला को अलॉट की और एक मस्जिद के लिए अलग से ऑर्डर दिया उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को कि बाहर कहीं बनाया जाए। तो इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि इसके अलावा उसको लगे कि कुछ और चीज़ें भी आवश्यक है न्याय करने में तो वो करती हैं, क्योंकि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, एक जुडिशरी में कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन, कि केवल न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, यानी लोगों तक, आम जनमानस तक ये पहुँचे कि जो न्यायाधीश है वो निष्पक्ष है, वो न्याय कर रहा है और हर किसी पार्टी के साथ न्याय हुआ है, और उसी को फॉलो करते हुए आर्टिकल 142 की तरह उसको ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान ने दी है। और अंतिम में फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान से देश चलता है, संविधान से सरकार के तीनों अंग चलते हैं, उस संविधान की अंतिम व्याख्या
केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, यानी कि जुडिशरी ही कर सकती है। तो इस मामले में उसका इंडिपेंडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर कोई सरकार चाहे कि इस तरह की कोई कानून बना दे कि न्यायपालिका के अंगों पर या न्यायपालिका के क्षेत्र पर उसकी इंडिपेंडेंस पर किस तरह से कर्टेलमेंट लाया जाए, तो उसे वो असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उसके अलावा रोस्टर सिस्टम, किन जजों को क्या केसेस मिलेंगे, किस केस पर कौन सा जज काम करेंगे, इस पर भी सरकार का अधिकार नहीं, जजेस का ही अधिकार होता है। जनहित याचिकाएं हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस हो गई, सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो हाल में आपने काफ़ी सुना होगा, अलग अलग केसेस में न्यायाधीश और खुद से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अगर कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, आर्टिकल्स नहीं चल रही हैं, लॉ के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वो स्वतः संज्ञान लेकर इस पर काम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे मिलेंगे आपसे अलग वीडियो सीरीज़ के तहत। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।